नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वीक के हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो आप सबको पता है ये टर्किश ग्रैंड प्रिक्स क्या है। फार्मूला 1 रेस है, F1 रेस है। पूरे साल में 21-22 रेस होती हैं। हमें ये बताना है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिवाइस हैमिल्टन। 15 नवंबर संडे को हुई थी, जिसके विजेता रहे थे लिवाइस हैमिल्टन। अब इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, शायद आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी मैंने इनके बारे में डिस्कस किया है। इन्होंने रिसेंटली एक रिकॉर्ड तोड़ा है, वो ये है कि अभी तक जितनी भी रेस होती हैं, सबसे ज़्यादा रेस जीतने का जो अवार्ड था, जो रेस जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम था, वो था माइकल शूमाकर। जर्मनी के ये F1 ड्राइवर थे, इनके नाम था माइकल शूमाकर। टोटल इन्होंने जीती थी 91 रेस और इनका रिकॉर्ड तोड़ा लिवाइस हैमिल्टन ने। तो अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेस जीतने वाले, F1 रेस जीतने वाले एकमात्र ड्राइवर हैं जिनका नाम है लिवाइस हैमिल्टन। और टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो 15 नवंबर 2020 को हुई थी, इसको जीतने के बाद इनकी टोटल जो लिस्ट हो गई है वो हो गई है 94। मतलब कि ये 94 रेस जीत चुके हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि पूरे साल भर जो रेस होती हैं, तो उसमें क्या होता है, साल जब हमारी रेस ख़त्म हो जाती हैं, साल भर में 20-21 रेस होती हैं, वो ख़त्म होने के बाद एक ड्राइवर चैंपियनशिप अवार्ड होता है। मतलब कि पूरे साल में जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, परफॉर्मेंस दिया है, बेस्ट ड्राइवर जो है, उनको दिया जाता है ड्राइवर चैंपियनशिप का अवार्ड। तो अभी तक जो जीता था वो सबसे ज़्यादा बार जीता है, 7 बार माइकल शूमाकर ने। इनको सबसे ज़्यादा बार मिला था 7 बार माइकल शूमाकर को, और इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है अब लिवाइस हैमिल्टन ने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सौमित्रा चटर्जी पास्ड अवे ऑन 15 नवंबर 2020, टू विच प्रोफेशन ही बिलोंग। किस प्रोफेशन से संबंधित थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, फिल्म एक्टर थे ये सौमित्रा चटर्जी। इनके बारे में अगर आपको हम बता दें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एकमात्र एक्टर थे जिनको फ्रांस का हाईएस्ट जो आर्टिस्ट का अवार्ड दिया जाता है, वो अवार्ड एकमात्र फिल्म एक्टर हैं जिनको दिया गया है, सौमित्रा चटर्जी को। फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड फॉर आर्टिस्ट, उस अवार्ड का नाम क्या है वो भी आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ऑर्ड्रे डेस आर्ट्स एट लेट्रेस। ये है इस अवार्ड का नाम। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है जो आर्टिस्ट को दिया जाता है, वो एकमात्र फिल्म एक्टर हैं जिनको दिया गया है, सौमित्रा चटर्जी को। इसके साथ साथ इनको 2004 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है, पद्म भूषण। और इसके साथ साथ 2012 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो आपको नाम याद रहना चाहिए, सौमित्रा चटर्जी फिल्म एक्टर थे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2012 में दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हेन इज नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी जिस दिन स्थापना हुई है, इसकी स्थापना हुई है 16 नवंबर को, 16 नवंबर 1966 को, 16 नवंबर 1966 को। इसीलिए हर साल 16 नवंबर मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये कब मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। ये मनाया जाता है 16 नवंबर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 16 नवंबर को। और कब से चालू हुआ, तो इसकी अगर हम बात करें तो यूनेस्को का आपने नाम सुना होगा। यूनेस्को, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को जो है ये हमारा यूनाइटेड नेशंस का कल्चरल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने 1995 में इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस की शुरुआत करी थी। कब करी थी, 1995 में। यूनेस्को की अगर हम बात करें, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी इसी दिन हुई थी, 16 नवंबर 1945 को।
और यूनेस्को का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसके जो चीफ हैं यूनेस्को के वो हैं हमारे ऑड्रे एज़ौले। ये पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे रोज़ का रोज़ डेली का डेली अपडेट होता है हमारा पेज, जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसकी इंपॉर्टेंट थीम होती है, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग सॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 7th टर्म। सभी को पता होगा अभी बिहार में कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स सबसे ज़्यादा सीट्स इनको ही मिली थी। तो इसलिए जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नीतीश कुमार। एनडीए मतलब कि दोनों पार्टी मिलके एनडीए है, और भी 2 पार्टी हैं, तो इनको बनाया गया है बिहार का मुख्यमंत्री, 7वीं बार बने हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर आपको ये जो 2 ऑप्शन में नाम लिखे गए हैं रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों लोग बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए, मतलब कि उप मुख्यमंत्री। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज स्टेट आइकन ऑफ पंजाब। किसको स्टेट आइकन, पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सोनू सूद। अब अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे पंजाब की राजधानी क्या है, आपको पता ही होगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है हमारा, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये 2 राज्यों की राजधानी है, एक है पंजाब और दूसरा है हरियाणा। इन दोनों ही राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब का मुख्यमंत्री का नाम आप सबको पता होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अगर हम गवर्नर की बात करें यानी कि राज्यपाल की बात करें, पंजाब के राज्यपाल तो हैं वीपी सिंह बादनौर, वीपी सिंह बादनौर, ये है यहाँ के गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ। फीफा कैंसल्ड अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, विच नेशन विल होस्ट 2022 एडिशन। फीफा का जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होना था, अभी होना था इसी साल, लेकिन पोस्टपोन किया गया था कोरोना वायरस की वजह से, और फाइनली पोस्टपोन किया गया था, बोला गया था नवंबर में होगा, लेकिन उसके बाद फाइनली फीफा ने ये कैंसिल कर दिया है। अब आप समझिए पहले कि ये फीफा क्या है। आप सबको पता होगा जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट का हमारे देश में एक गवर्निंग बॉडी है, वो क्या है, बीसीसीआई। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर एक बात करी जाए कि इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी अगर क्रिकेट की है तो वो क्या है, वो है आईसीसी। ऐसे ही फीफा हमारा इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल का, फुटबॉल का इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल का। और अगर हम अपने हिंदुस्तान, अपने देश की बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में जो अगर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है तो वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। तो ये हमारे देश में जो भी फुटबॉल के अलग अलग, जो भी हमारे हर स्टेट की टीम होती हैं, उसके अलावा जो भी फुटबॉल, मतलब पूरी तरह से फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है हमारे देश में। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जो है वो है फीफा। तो फीफा की अगर हम बात करी जाए तो फीफा के जो चीफ हैं यानी कि फीफा के प्रेसिडेंट, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है गियानी इन्फैंटिनो, इन्फैंटिनो। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो 2022 का जो मेज़बानी मिली है वो मिली है इंडिया को। और जो इस साल जो ये कैंसिल हुआ, ये भी कहाँ पर होना था, ये भी इंडिया में ही होना था, हिंदुस्तान में ही होना था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से फीफा ने अब इसको कैंसिल कर दिया। अंडर 17 भी कैंसिल किया है और इसके साथ साथ अंडर 20 भी कैंसिल किया है। और अब जो 2022 का जो एडिशन होगा, 2022 अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेज़बानी किसको मिली है, वो मिली है इंडिया को। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। बैंकिंग का अगर कोई एग्ज़ाम है, आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम है, जो भी बैंकिंग के क्लर्क वगैरह है, पीओ है, एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, पहले ये समझिए कि क्या है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब।
आरबीआई ने, जो आरबीआई की अपना जो मीटिंग्स होती हैं 6 अगस्त, सॉरी अभी आपकी मीटिंग हुई थी लास्ट, हाँ 6 अगस्त 2020 को, उसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक इनोवेशन हब बनाएंगे। इनोवेशन हब मतलब क्या है कि मतलब जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो भी हमारा टेक्नोलॉजी होती है या फिर जो इनोवेशंस होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी, और वो कर दी गई। और उसके पहले चेयरपर्सन जिनको बनाया गया है वो बनाया गया है सेनापति गोपाल कृष्णन को। इनके बारे में आपको बता दें तो इन्फोसिस आईटी कंपनी है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। इन्फोसिस के ये चेयरमैन और को फाउंडर रह चुके हैं। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए, आरबीआई की, तो आरबीआई की बात करी जाए तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और आरबीआई गवर्नर कौन है, वो है शक्तिकांता दास। और कल की एक लेटेस्ट न्यूज़ है, अगर आप पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स तो आपको ज़रूर पता होगा, आरबीआई पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा सेंट्रल बैंक है, पहला सेंट्रल बैंक है पूरे विश्व में जिसके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं। 1 मिलियन फॉलोअर्स अभी कल का ही न्यूज़ है, ज़रूर आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा बैंक है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग became the first non-Muslim in the country to top in the Central University Common Entrance Test in Islamic Studies। जम्मू यूनिवर्सिटी का ये एग्ज़ाम हुआ था इस्लामिक स्टडीज़ में, जिसमें कि टॉप किया है, जिन्होंने टॉप किया है वो एक नॉन मुस्लिम पर्सन है, उनका नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शुभम यादव, अलवर राजस्थान के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा, जरूर से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेस्ड विच बैंक अंडर मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब कि एक तरह से वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर यह पाबंदी लगाई है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लक्ष्मी विलास बैंक। रिजर्व बैंक इंडिया ने पाया था कि इस बैंक में कुछ जो वित्तीय गड़बड़ियाँ होती हैं वो पाई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है इसमें, इस वजह से उन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक पर ये हर तरह की पाबंदी लगा दी थी वित्तीय लेन देन पर। और जो कस्टमर्स थे उनके लिए भी बोल दिया था कि आप 25,000 से ज़्यादा की निकासी या विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर रोक लगा दी थी। और अगर हम इसकी बात करें लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है आपका चेन्नई में। और इसके सुब्रमण्यन सुंदर इसके एमडी और सीईओ हैं। सुब्रमण्यन सुंदर इसके एमडी और सीईओ हैं। चेन्नई में हेडक्वार्टर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी रोक लगाई थी। किस दिन लगाई है ये 17 नवंबर 2020 को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ काउ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउज इन द स्टेट। तो अपने राज्य में गाय की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने काउ कैबिनेट की स्थापना करने की घोषणा की है? कौन सा स्टेट ये करने जा रहा है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और अगर हम यहाँ की राजधानी की बात करी जाए तो राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो याद रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूज़ में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश ने ये बोला है कि हम काउ कैबिनेट की स्थापना करेंगे, काउ कैबिनेट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर गवर्नर ऑफ गोवा हु पास्ड अवे रिसेंटली। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ गोवा। तो पहली महिला राज्यपाल थी गोवा की, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। आपको नाम बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा जो थी ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। अब देखिए, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर्स ऑफ इंडिया, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, स्टैटिक जीके का पूरा एक टैब बना हुआ है, एक पेज बना हुआ है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप वहाँ पर पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी अगर जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं, 3 अलग अलग नाम और दिए गए हैं। उर्मिला सिंह,
शीला दीक्षित और इसके साथ साथ है हमारा कमला बेनीवाल। तो मृदुला सिन्हा जो है ये पहली वुमेन गवर्नर थी, कहाँ की? गोवा की। उर्मिला सिंह जी की बात करी जाए तो ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रह चुकी हैं। शीला दीक्षित आप सबको पता होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, लेकिन बहुत से कम लोगों को पता होगा कि ये एक राज्य की गवर्नर भी रह चुकी हैं। कहाँ की? केरला की। केरला की गवर्नर भी रह चुकी हैं। और इसके साथ साथ कमला बेनीवाल, इनकी अगर बात करी जाए तो 2 राज्यों की गवर्नर रह चुकी हैं। एक तो है हमारा गुजरात और दूसरा है हमारा मिजोरम। ये पूरी लिस्ट आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। स्टैटिक जीके PDF करके एक पेज है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेट फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल इन एशिया विल बी सेटअप? एशिया की पहली सोलर पावर टेक्सटाइल मिल है, किस राज्य में लगने वाली है, किस राज्य में लगाई जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली सोलर पावर टेक्सटाइल मिल लगाई जाएगी, जो कि एशिया की पहली सोलर पावर टेक्सटाइल मिल होगी। और अगर हम बात करें तो इसका जो महाराष्ट्र का एक ज़िला है हमारा परभनी, यहाँ पर लगाई जाएगी। और टेक्सटाइल मिल जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है जय भवानी। जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के बारे में सभी को पता होगा, राजधानी है मुंबई, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। क्वेश्चन नंबर 14, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज 2 बुक्स, द रिपब्लिकन एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? किसने ये किताब लिखी है, जिसका क्या बोलते हैं आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज़ किया था? ये बुक कब रिलीज़ किया था? ये 19 नवंबर 2020 को। तो ये किसने लिखी है? हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने लिखी है। बुक्स एंड ऑथर्स करके एक पेज बना है, आप वेबसाइट पर जाएंगे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी बुक्स रिलीज़ होती हैं वहाँ पर लिस्ट अपडेट कर दी जाती है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद विच ऑर्गेनाइजेशन मेघालय गवर्नमेंट साइंड अब $120 million टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ मेघालय? मेघालय की सरकार ने अपने राज्य में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सुधारने के लिए $120 million के समझौते पर साइन किए हैं। किसके साथ साइन किए हैं? किसने साइन किए हैं? जो एग्रीमेंट हुआ है मेघालय सरकार और दूसरे किस बैंक में हुआ है, किसने हुआ है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने मेघालय सरकार के साथ, मेघालय राज्य की सरकार के साथ ये साइन किया है। $120 million हम आपको देंगे, आप जो है अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का जो आपका हेडक्वार्टर है ये आपको पता होना चाहिए, वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका भी यही है, वाशिंगटन DC में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ये है आपका चाइना में, शंघाई चाइना में है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये आपका फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, इसके जो चीफ हैं वो हैं डेविड मालपास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा? अब ये क्या है माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा? अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले अभी ख़त्म हुआ छठ पूजा का फेस्टिवल चल रहा था, उसी दिन इन्होंने माई स्टैम्प रिलीज़ किया है। किसने किया है? ऑप्शन डी, रविशंकर प्रसाद। ये कौन है? IT मिनिस्टर। इसके साथ साथ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी हैं। अगर हम इनकी कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये आते हैं पटना साहिब, बिहार से। अब जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, माई स्टैम्प मतलब कि मेरा स्टैम्प। क्या है ये? इसमें बोला गया है कि आप अपनी इस जो स्टैम्प होती है, आपको पता होगा स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं। आपको अगर स्टैम्प चाहिए तो आप ऑर्डर करिए, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें अपनी इमेज भी आप उस पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है माई स्टैम्प। किसने रिलीज़ किया है? रविशंकर प्रसाद, लॉ एंड जस्टिस और IT मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट 50 LNG फ्यूलिंग स्टेशंस? अब ये क्या है LNG फ्यूलिंग स्टेशंस? देखिए, अभी तक हमारे देश में आपको पता होगा सब जगह पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। उसके बाद में क्या आया? CNG फ्यूलिंग स्टेशंस आए, फिर CNG भी आ गया। अभी सब जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह CNG आ गया। अब इसके बाद आया है LNG।
तो एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशंस की नींव रख दी है। अभी पहले 50 एलएनजी स्टेशंस चालू किए जाएंगे और जो नींव रखी है वो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है हमारा, उसी पे रखी गई है। और जो भी नेशनल हाईवेज़ हैं वहाँ पर इसके साथ साथ बोला गया है आने वाले 2 से 3 साल में नेशनल हाईवे पर इन सभी एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशंस को इंस्टॉल किया जाएगा और हर 200 से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशन होगा। लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, तो इसकी नींव किसने रखी है? जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द 2020 बुकर प्राइज अवार्ड? पहले तो ये समझ लीजिए, जो बुकर प्राइज है और मैन बुकर प्राइज लिटरेचर से रिलेटेड दिया जाता है। ये इसके बारे में अगर आप पूरी डिटेल में जाना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड इस पर किया हुआ है। बुकर प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, इन सभी के बारे में आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। अब पूछा गया है किसको मिला है ये अवार्ड, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। और अगर हम बात करें कि किस लिए दिया गया है, तो इन्होंने अपना नॉवेल लिखा था, पहला नॉवेल था शगी बेन, इस नॉवेल के लिए इनको दिया गया है। और बाकी ऑप्शन में अगर आप बाकी नाम देख रहे हैं तो ये सब के सब बुकर प्राइज़ अवॉर्डी हैं, बुकर प्राइज़ अवार्ड जीत चुके हैं। मार्गरेट एटवुड 2019 में मिला था इनको, एना बर्न्स 2018 में, जॉर्ज सॉन्डर्स 2017 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स? ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स मतलब कि क्या है? जो भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड ब्राइबरी रिस्क है, मतलब कि एक तरह से आपको वित्तीय तो नहीं बोलेंगे, मतलब कि व्यापार में जो भी हमारा ब्राइबरी मतलब कि घूस, उसका जो जोखिम है उसका इंडेक्स रिलीज़ किया है। जो रिलीज़ किया है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेस इंटरनेशनल ने, ट्रेस इंटरनेशनल इन्होंने रिलीज़ किया है। तो भारत का स्थान पूछा गया है कौन सा है, तो इंडिया का रैंक आया है 77th। 2019 में ये था 78th रैंक पर और अब 77th आ गया है। टॉप किया है डेनमार्क ने। अब इसका मतलब है क्या? देखिए, डेनमार्क में टॉप किया है मतलब कि वहाँ पर भी जो भी बिजनेस में जो भी आपका जो क्या बोलते हैं ब्राइबरी का जो भी जोखिम है वो सबसे कम है डेनमार्क में। इंडिया का 77 प्लेस है और जो लिस्ट में लास्ट में रहा है वो है नॉर्थ कोरिया, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोखिम है ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में, ये लास्ट पर रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ उत्तराखंड? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अशोक कुमार। इनको नया डीजीपी बना दिया गया है उत्तराखंड का। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो राजधानी है देहरादून। बेबी रानी मौर्य अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यहाँ की गवर्नर हैं चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक और रिसेंटली एक न्यूज़ में था, वो ये था 9 नवंबर को इसका फाउंडेशन डे होता है। 9 नवंबर 2000 को ये हमारा 27वां राज्य बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, 27th स्टेट था, इसलिए 9 नवंबर को इसका फाउंडेशन डे होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेम द इंडियन अमेरिकन हु वाज अपॉइंटेड एज जिल बिडेन्स पॉलिसी डायरेक्टर। जिल बिडेन कौन है भाई? प्रेसिडेंट इलेक्ट, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जॉय बिडेन की वाइफ। तो उनकी जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं वो किसको बनाया गया है? इंडियन अमेरिकन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माला अदिगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको हर बार बोला जो भी इंडियन अमेरिकन जो भी हमारे एनआरआईज होते हैं या फिर इंडियन नेशनल होते हैं, जो वहाँ जाके सिटीजनशिप मिल जाती है, वहाँ रहने लग जाते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है? जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में उनका गवर्निंग बॉडी है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ठीक है, और ये कहाँ पर है? आईपीयू यानी कि हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है,
हमको ये बताना है कि इसका एक्सटर्नल ऑडिटर किसको बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब आपने अगर इनका नाम सुना होगा तो आप सभी जानते होंगे ये कौन है। ये हैं हमारे देश के 14वें 14 CAG। CAG क्या है भैया? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ जब जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, उसके बाद आर्टिकल 370 हटाया गया, हटाने के बाद उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो यूनियन टेरिटरी जब वो बना तो उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए ये, मतलब कि इनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के लेफ्ट। और अभी रिसेंटली अभी कौन है? अभी हैं मनोज सिन्हा। और दूसरा यूटी जो बना था, पता होगा आपको, दूसरा यूटी क्या बना था? लद्दाख। लद्दाख का कौन है? RK माथुर। क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, एकमात्र दिल्ली को छोड़ दिया जाए और पुडुचेरी को छोड़ दिया जाए, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। बाकी सभी जगह जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वहाँ पर या तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। तो वहाँ पर लद्दाख के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं RK माथुर। तो आपको पता चल गया। IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और अगर आपको एक करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, रिसेंटली एक और न्यूज़ आई थी इसी से रिलेटेड, IPU से रिलेटेड, वो ये आई थी, इसका नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था 3 नवंबर 2020 को। तो कौन नियुक्त किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है C, डुआर्टे पाचियो। ये इसके IPU के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे 3 नवंबर 2020 को। इसलिए याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ अगर हम चलते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्ड विद वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी रिसेंटली दिया गया है, 21 या 22 तारीख को दिया गया है, 21 या 22 नवंबर को। किसको दिया गया है? 21 नवंबर को दिया गया है। कब दिया गया है? 21 नवंबर को। ये किसको दिया गया है? तो हमारे जो HRD मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन बी, इनको दिया गया है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये लिटरेचर से रिलेटेड दिया जाता है आपका। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, जो कि बुक का नाम था ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप। ये जो किताब इन्होंने लिखी थी ये किस पर बेस्ड थी? ये हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब की लाइफ टीचिंग्स, कलाम साहब की मतलब कि लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट जो है उस पर बेस्ड है ये बुक। कलाम साहब कौन थे? 2002 से 2007 के बीच भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 11th प्रेसिडेंट थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी जो भी लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट हैं या लाइफ टीचिंग्स हैं उस पर बेस्ड ये बुक लिखी है, ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप। इस पर बेस्ड है जो ये इन्होंने बुक लिखी है HRD मिनिस्टर ने, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कुछ ना कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी पेज वहाँ बने हुए हैं, चाहे अपॉइंटमेंट्स हो, करंट अफेयर्स का सेक्शन है, वहाँ पर जितने भी कैटेगरीज, जितने भी टॉपिक हैं करंट अफेयर्स में, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो, बुक्स एंड ऑथर्स हो, बैंकिंग न्यूज़ हो, डिफेंस न्यूज़ हो, इंपॉर्टेंट डेज हो, ऑबिचुअरीज हो, स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, साइंस न्यूज़ हो, स्टेट न्यूज़ हो, समिट्स कॉन्फ्रेंस हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, नेशनल न्यूज़ हो, MOUs हो, सब का सब डेली अपडेट होता है। तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइंड द कंट्रोवर्शियल पुलिस एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। अभी आप सभी को पता होगा, रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले इस पर साइन किए हैं राज्य के राज्यपाल ने। किस राज्य ने साइन किया है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केरला के जो राज्यपाल हैं हमारे, क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने साइन किया है। क्या है इसमें? इसमें यह है कि जो भी
किसी इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली इंडिविजुअल का अगर सोशल मीडिया पर इंसल्ट करता है या मजाक बनाता है सोशल मीडिया पर, तो उसके ऊपर 10,000 रुपये पेनल्टी है और इसके साथ साथ 5 साल का जेल है। ठीक है, तो केरला की अगर हम बात करें तो केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये थे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले वीक के। ठीक है, करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम में। जो भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कुछ भी स्किप मत करिए, क्योंकि एक नंबर गया तो समझिए कि बहुत कुछ हो सकता है, एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो ये ज़रूर से आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स, रोज़ का रोज़ पढ़िए, तभी आपको आगे इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा मत करिए कि पूरा आपने नहीं, अभी नहीं, जब एक एग्ज़ाम आएगा उसके पहले पढ़ लेंगे, फिर सब हौच पौच हो जाता है, फिर नहीं उतना आप स्कोर कर सकते हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि अगर आपको आता है तो करेक्ट आंसर, तो मतलब कि एक नंबर पक्का, मतलब इसमें आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आगे नेक्स्ट वीक में, फिर अगले हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।